हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और ऑल फोर्स यानी कि जो भी फोर्स रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उसके लिए टॉप 30 जीके, जीएस और जीए के मॉडल प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं आप, या इसे आप एक जीरो लेवल से स्टार्ट किया हुआ क्वेश्चन आंसर सीरीज़ कह सकते हैं। ये मैं लेकर के आ गया हूँ। 5 पार्ट इससे पहले मैंने अपलोड किए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उन सभी को देखा हुआ है। अगर आपने उनको देखा हुआ है प्रीवियस ईयर के पार्ट्स को, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख देंगे कि आपने देखा है। और अगर नहीं देखा है तो मैं नीचे लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप जाएं, वहाँ से आप सारे प्लेलिस्ट मतलब कि जो भी इसमें 5 पार्ट आए हैं और इसको मिला के जो 6 पार्ट बनेंगे उसके प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। तो उसको जाके आप देख लें, वहाँ से आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हो तो अभी ज़्यादा अच्छा समय है। जीरो लेवल से मैं क्वेश्चन आंसर इसमें ले रहा हूँ तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। अगर आपको थोड़ा आप ऑलरेडी पढ़ते लिखते हो तो आपके लिए बिल्कुल ईजी होगा। फटाफट फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना और उसके बाद आप इस पर आ जाना। इसमें मैंने थोड़े से क्वेश्चन को अपग्रेड किया है तो ये भी आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं क्या है आज के क्वेश्चन आंसर सीरीज में। और हाँ, साथ ही पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलें। पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उपलब्ध करवा दूंगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 1 जून 2020 से कहाँ पर सिर्फ स्वदेशी प्रोडक्ट बेचे जाएंगे। अभी आपको पता ही होगा कि हमारे पीएम मोदी जी ने आत्मनिर्भर स्लोगन दिया है, यानी कि इसके तहत है कि ज़्यादातर जो है भारत में बनाई हुई चीज़ें ही हम उपयोग में लाएंगे। तो 1 जून से इसके लिए जो भी हमारा CAPF का कैंटीन है, CAPF का कैंटीन है, वहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ क्या बेचा जाएगा? सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी प्रोडक्ट्स बेचे जाएंगे। अब CAPF का मतलब क्या होता है? CAPF का मतलब होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ठीक है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ये जितने भी सेंट्रल लेवल के आर्म्ड पुलिस फोर्स हैं उस सभी को इसमें इंक्लूड किया जाता है। जैसे आपको हो गया असम राइफल्स, फिर हो गया आपको BSF, उसके बाद आ गया CRPF, ठीक है, फिर आ गया CISF, ठीक है, फिर उसके बाद आ गया ITBP, फिर उसके बाद आ गया NSG और फिर उसके बाद आ गया SSB। ठीक है, यहाँ पर मैं इन सब के बारे में आपको बता दूं थोड़ा थोड़ा कि असम राइफल्स की स्थापना जो है ये 1835 में हुई थी। हमारी सबसे पुरानी फोर्स है ये। ठीक है, उसके बाद BSF जो है वो 1965 में आई थी। फिर CRPF है, ये 1939 में आई थी। CISF 1969 में आई है। ITBP 1962 में, NSG 1984-86 में। ठीक है, यानी कि NSG जो आई थी 84 में इसको फॉर्म किया गया, इसके बारे में पास हो गया था और फॉर्म हुए 86 में हुई थी। और SSB 63 में बनी थी। और SSB के बारे में बता दूं कि SSB का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? सशस्त्र सीमा बल। लेकिन 2001 के बाद ये नाम पड़ा है। एक से पहले जो है इसको हम स्पेशल सर्वे ब्यूरो के नाम से जानते थे। ठीक है, AR मतलब असम राइफल्स, BSF मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CISF मतलब क्या होता है? CISF मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, ITBP इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, NSG मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ये सब चीज़ें मैंने इसीलिए यहाँ पे आपको बता दी क्योंकि अभी मैं आपको पढ़ाई तो इसी की करवा रहा हूँ, तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। साथ ही साथ जितने भी है यहाँ पे, यानी कि जैसे आपको हो गया BSF, CRPF, असम राइफल्स, इन सभी के DG के बारे में आपको पता होना चाहिए। सभी के DG कौन कौन है? डायरेक्टर जनरल, सबके अलग अलग होते हैं, तो सभी के DG का नाम आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप देख लीजिए कुछ डिटेलिंग जो मैंने लिखी हुई है कि CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स 1 जून से अपने सभी कैंटीनों पर स्वदेशी सामान बेचने का फैसला कर लिया है। इसमें करीब 10 लाख आर्म्ड फोर्सेज को, यानी कि 10 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्लिनिक कहाँ स्थापित की गई? इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्लिनिक कहाँ स्थापित की गई है? तो ये भोपाल में की गई है। भोपाल में ये क्या है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक कचरा आता है,
ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जो गार्बेज आते हैं वो यहाँ पे आप जाके सबमिट कर सकते हो और वो उसको रिसाइकल करके जो भी करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भोपाल आ गया है, तो भोपाल के बारे में आपको बता दूं कि भोपाल जो है ये मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, जिसके सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं लालजी टंडन, याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुरुगप्पा गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप जो है ये किस खेल से जुड़ा हुआ है? अब देखिए बहुत सारे क्या होते हैं जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे क्रिकेट में वर्ड होता है आउट, ठीक है, LBW। इसी तरह से तैराकी में बटरफ्लाई, फिर आता है चेस्ट स्ट्रोक, हॉकी में इसी तरह से पेनल्टी आता है, आइस स्केटिंग में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो ये सभी भी आपको याद रखनी है। इससे रिलेटेड जो भी अवार्ड्स ट्रॉफीज़ मिलती हैं वो भी आपको याद रखने होते हैं, ठीक है। तो मुरुगप्पा गोल्ड कप जो है ये रिलेटेड है हॉकी से, हॉकी से, ठीक है। और हॉकी के बारे में आपको बता दूं कि हॉकी की जो सर्वोच्च संस्था होती है, जैसे कि क्रिकेट के लिए BCCI है, उसी के लिए हॉकी के लिए है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। और इसका हेडक्वार्टर है लुसाने में, लुसाने में हेडक्वार्टर है, जो कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में जो है इसकी है। और इसके प्रेसिडेंट इंडियन है, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया। इसके प्रेसिडेंट हैं नरेंद्र बत्रा, नरेंद्र बत्रा। और ये IHF की स्थापना 1924 में हुई थी, इस बात को भी आप याद रखेंगे। और हॉकी का पहला संगठन क्लब जो है वो 1861 ईस्वी में स्थापित की गई थी, ब्लैक हिट AB एंड क्लब, ये इंग्लैंड में थी। और हॉकी का पहला विश्व कप 1971 में बार्सिलोना में आयोजित किया गया था। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को डैश के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। किसके अनुसार व्यवस्थित किया जाता है? जैसे कि एक नंबर पे एक तत्व है, दूसरे नंबर पे दूसरा तत्व है, तो ये क्या सीरियल वाइज है, किस चीज़ को करते हुए इसको एक नंबर पे और बाकी को दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे रखा गया है, क्या देखते हुए? तो ये जो है इसका देखते हैं हम क्या, इसमें हम देखते हैं क्या, परमाणु के बढ़ते क्रम, परमाणु संख्या चेक करते हैं, ठीक है। परमाणु संख्या, जैसे आप देखेंगे कि हीलियम है, सबसे पहले आपको क्या आता है? सबसे पहले हाइड्रोजन आता है, तो हाइड्रोजन का 1 है परमाणु संख्या, फिर आता है हीलियम, तो हीलियम का 2 है। उसी तरह से आप देखेंगे तो ऑक्सीजन का तो अलग आएगा, उसी तरह से आप देखेंगे नाइट्रोजन का तो अलग आएगा, जो आखिरी नंबर पे है उसका अलग आएगा। वो नंबर वाइज है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से एक वीडियो लाऊंगा, यानी कि पूरा ही आवर्त सारणी से रिलेटेड होगा। और यहाँ पर अगर मैं आवर्त सारणी के बारे में थोड़ी सी आपको बात बताऊं तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो हेनरी मोस्ले द्वारा 1913 में बनाया गया था। और हेनरी मोस्ले ये ब्रिटेन के रसायन शास्त्री थे। और मोस्ले जो हैं ये परमाणु संख्या को तत्व का मौलिक गुण माना था, परमाणु संख्या को, और उसी के आधार पर इन्होंने आवर्त सारणी बनाई। और मोस्ले ने पूर्व आवर्त सारणी में मोस्ले से पूर्व जितने भी आवर्त सारणी आए थे वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थे, इसीलिए वो फेल हो गए थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समूह में असंगत कौन है? डीजल, बायोगैस, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो इसमें असंगत कौन है? तो देखिए प्राकृतिक गैस हो गया, डीजल हो गया और पेट्रोलियम हो गया। ये सभी आपको कहाँ से मिलते हैं? ये सभी आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। पेट्रोल कच्चा पेट्रोल जो आता है उससे इसको बनाया जाता है। लेकिन बायोगैस जो है ये कचड़े से बनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। वही चीज़ आपको यहाँ पर भी मिलेगा कि डीजल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सभी धरती के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ से बनता है, जबकि बायोगैस कचड़ा, गोबर आदि से बनता है, इसीलिए बायोगैस अलग है। स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? स्वर्ण रेखा ये झारखंड में बहने वाली एक नदी है, झारखंड और बंगाल दोनों राज्यों में ये क्रॉस करती है, तो झारखंड में बहने वाली ये नदी है। और स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना इस पर एक चली थी, ये इसकी शुरुआत कब हुई थी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसकी शुरुआत 1982-83 में हुई थी। और स्वर्ण रेखा नदी घाटी के बारे में मैं आपको बताऊं तो स्वर्ण रेखा नदी जो है यह इसका उद्गम स्थल जो है वो रांची के नगड़ी गांव के रानीचुआ नामक स्थान से निकलता है, और ये छोटा नागपुर पठार से निकलता है, ठीक है। रानीचुआ नामक एक स्थान है जहाँ से ये निकलता है, और ये वो जो जहाँ से निकलता है वो है छोटा नागपुर का पठार एरिया वो कहलाता है। और ये बैंक की आर्थिक सहायता से चलाई जा रही है।
अगला है वर्ष 1993 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की शुरुआत की गई थी। किस चीज़ की? 1993 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में तीनों चीज़ की किसकी शुरुआत की गई थी? रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, अस्थाई या इजरेदारी, किस चीज़ की शुरुआत की गई थी? तो 1993 में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी, अस्थाई बंदोबस्त की। देखिए 1993 में तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा अलग अलग थे, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों ही राज्य एक प्रांत हुआ करते थे। 1912 में जो है वो बिहार है जो अलग हो गया, बंगाल प्रांत से बिहार अलग हो गया। फिर 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। ठीक है, तो 1936 में आप देखेंगे कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों अलग अलग राज्य में डिफाइन कर दिए गए थे। और बाद में 2000 में बिहार से एक और कट निकला जो कि झारखंड के फॉर्म में बना। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 1912 में बंगाल प्रांत से बिहार अलग हुआ, 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ और 2000 में ही बिहार से ही झारखंड अलग हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे देखें तो 23 मार्च 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लोड करने वाली स्नेह लागू किया गया और अस्थाई बंदोबस्त का जनक सर जॉन सोरे थे और इस भू प्रणाली में भूमि का मालिक जमींदार को बताया गया था। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया है, ये किस शहर में है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई में। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये मुंबई में स्थापित है। सेबी एक गैर संवैधानिक संस्था, यानी कि इसमें संविधान में ये लिखा हुआ नहीं है कि ये बनना चाहिए। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। 30 जनवरी 1992 को संवैधानिक दर्जा इसको दिया गया। ठीक है, ये एक संवैधानिक दर्जा है। ठीक है, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया जब यह स्थापित 92 में। और सेबी जो है ये दामोदर समिति के संतुति, यानी कि उनके कहने पर इसकी स्थापना की गई थी। आगे है भारत का पहला हेल्थ एटीएम कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है लखनऊ रेलवे स्टेशन पर, लखनऊ रेलवे स्टेशन पर। और इसमें क्या है कि आपको 100 रुपये में और 50 रुपये में आप अलग अलग प्रकार के टेस्ट, लगभग 16 प्रकार के टेस्ट इसमें करवाए जाते हैं। तो 100 रुपये और 50 रुपये में आपको अलग अलग टेस्ट किए जाएंगे। 100 रुपये में आपको 9 मिनट का समय लगता है टेस्ट करवाने में और 50 रुपये में 6 मिनट का समय लगता है टेस्ट करवाने में। वहीं अगर मैं बात करूं आपसे कि कोई अगर रेलवे एम्प्लॉई है तो वो मात्र 10 रुपये देगा और रेलवे एम्प्लॉई को वहाँ पर वो अपना चेकअप करवा सकेगा। ठीक है, अगला है कौन सी फसल ब्रिटिश किसानों पर उगाए जाने वाली, ब्रिटिश बागानों पर उगाई जाने वाली पहली फसल थी? तो इन्होंने देखो, ब्रिटिश जो है यहाँ पे सिर्फ उन्हीं चीज़ों की खेती करना पसंद करता था जिसमें उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो, तो वो उगाते थे नील की खेती। नील की खेती करने से होता क्या है कि जो ज़मीन है वो बिल्कुल अगला 1-2 साल तक फिर उसमें से कुछ उपज होगा ही नहीं, वो बिल्कुल ही बेकार हो जाती है नील की खेती करने पे। हर जगह आप नील कर भी नहीं सकते और जहाँ भी करोगे वो जगह बिल्कुल ही बर्बाद हो जाती है। तो इसीलिए क्या होता है कि नील की खेती किसान करने से बचते थे। लेकिन क्या है कि आपको पता ही होगा कि नील की क्रांति हुई थी इस कारण से। तो अंग्रेज चाहते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, अफीम उगाएं, नील उगाएं, इस तरह चीज़ें जो भले ही भूमि को कुछ भी नुकसान पहुंचा दे लेकिन उनको फ़ायदा मिलना चाहिए। आगे निम्नलिखित में से कौन सी पवन गर्म धूल से लदी होती है तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती है? कौन सी गर्म धूल? तो ये गर्म, जैसे भारत में जो गर्म धूल चलती है उसको हम क्या लू कहते हैं, तो ये जो सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती है इसको हम सिरोको कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है सिरोको, ये हो जाएगा हमारा। उसको क्या कहते हैं? सिरोको, सिरोको। ठीक है, सिरोको। वहाँ पे कोई सी नहीं है, जैसे सहारा मरुस्थल में क्या है, किसी भी प्रकार का सी, समुद्र नहीं है, तो ये इसीलिए वहाँ पे नदी बहती है, वहाँ पे जो पवन बहती है उसका नाम है सिरोको, यानी कि सी को वो रोक देती है। और वही लू जो है वो उत्तर भारत में बहती है। मिस्टल स्पेन में बहने वाली और फ्रांस में बहने वाली शीतल हवा यानी कि ठंडी हवा है। और फोन जो है ये आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। अगला है निम्न में से कौन सा जापान का राष्ट्रीय खेल है?
जापान का राष्ट्रीय खेल कहलाता है सूमो। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? सूमो। ठीक है, सूमो आपने देखा होगा, 2 मोटे मोटे पहलवान इसमें फाइट करते हैं। और सूमो को ही क्या है, जापान में जूडो कहा जाता है। जूडो एक अलग खेल है, लेकिन सूमो को जापान में जूडो कहते हैं। ठीक है, और जापान का ये राष्ट्रीय खेल है ही। साथ ही साथ जापान के बारे में आपको बता दूं कि जापान की राजधानी टोक्यो है, यहाँ पे करेंसी चलती है येन। यहाँ पे पीएम जो हैं वो शिंजो अबे हैं, और वहाँ के राजा, क्योंकि वहाँ पे अभी भी राजपाट का प्रथा है, तो वहाँ पे राजा वहाँ के नारुहितो हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं यहाँ पे बेसबॉल की बात करूँ तो बेसबॉल जो है ये यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। रग्बी स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। और बैडमिंटन इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिकी कोशिकाएं। तंत्रिका कोशिकाएं सबसे बड़ी कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, और सबसे बड़ी हड्डी वो फीमर है। बीमार नहीं, फीमर हमारे जांघ की हड्डी होती है। कुल्हे से लेके जांघ यहाँ पे घुटने तक की हड्डी इतनी बड़ी होती है ये। ठीक है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी एब्डोमिनल धमनी होती है। दोस्तों मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको ये क्वेश्चन का मतलब कि कैसा लग रहा है? मैंने आपको बताया था कि धीरे धीरे मैं लेवल अपग्रेड कर दूंगा, और उसके साथ साथ मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाता चलूँगा। तो जैसे जैसे अब देखो आप लेवल बढ़ता जा रहा है, आपको अच्छा मिलने लगेगा। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि कैसा है लेवल, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। उसके बाद क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव रंग त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? आप किसी किसी को देखते हो कि किसी किसी का त्वचा बिल्कुल ही वाइट हो जाता है, तो उसका क्या कारण है कि उसका त्वचा बिल्कुल ही वाइट हो जाता है? तो उसके शरीर में उस जगह से मेलानिन नाम का जो तत्व है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, मेलानिन नाम का तत्व जो है वो समाप्त हो जाता है, उसका त्वचा, उसको चर्म रोग आप कह देते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके शरीर में जो तिल या काले काले कहीं कहीं निशान पड़ जाते हैं, वो सभी क्या होते हैं? वो सभी के सभी होते हैं आपके शरीर में मेलानिन ही होते हैं, जो एक जगह इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इसके बारे में। और मेलानिन जो है ये त्वचा में अगर अधिक हो तो आदमी काला रंग का होता है, और वहीं कम होने पर श्वेत रंग का होता है। सबसे पतली त्वचा जो होती है वो कंजक्टिवा होती है। याद रखेंगे आप। आपके शरीर में जो है अलग अलग 7 प्रकार के आपके चमड़ा तो आपको बहुत ही पतला दिखता होगा, लेकिन इसका भी 7 लेयर होता है। ठीक है, एपिडर्मा, एक्सोडर्मा, ये अलग अलग करके इसको अंग्रेजी में। और सबसे पतली इसमें जो होती है वो कंजक्टिवा होती है। ठीक है, अगला, हाल ही में इजराइल के 5वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इजराइल के 5वें प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। 5वीं बार ये लगातार 5वीं बार प्रधानमंत्री बन गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, इजराइल देश आया है, तो इजराइल देश के बारे में मैं आपको बता दूं कि इजराइल देश का कैपिटल जो है वो जेरूसलेम है। जेरूसलेम। पहले इसका कैपिटल तेल अवीव हुआ करता था, लेकिन अभी हाल ही में इसने अपना कैपिटल इजराइल को घोषित किया है। जेरूसलम को घोषित किया है। जेरूसलम जो है एक विवादित जगह है। ठीक है, जहाँ पे मुसलमान और यहाँ के देश है, यहाँ के यहूदी हैं, ये दोनों ही इस पे अपना दावा करते हैं। और आपको इसके बारे में बता दूं कि जो जेरूसलम है ये तीन धर्मों का सबसे पवित्र स्थल है। पहला तो ये यहूदी हो गया, दूसरा हो गए मुसलमान, और तीसरा हो गए क्रिश्चियन। ठीक है, ये तीनों के लिए बहुत ही पवित्र जगह ये माना जाता है। ठीक है, और ऐसा देखो यहूदियों के लिए तो ये मंदिर ये है कि इनके भगवान यहाँ पे जन्मे हैं, और मुस्लिमों में ऐसा माना जाता है कि यहीं से उनके जो पैगंबर थे वो यहाँ से स्वर्ग गए थे। और जो ये क्रिश्चियंस हैं उनमें ऐसा है कि यहाँ पे ईसा मसीह को इसी जगह पे फांसी दी गई, उनको जो सूली पे लटकाया गया था वो इसी जगह पे सूली पे लटकाया गया था। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे मैं बता दूं कि सना मरीन जो है, अभी ऑप्शन में जो है सना मरीन, ये फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं, और एंटोनियो कोस्टा ये पुर्तगाल के दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए हैं, और अशरफ गनी ये अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं। पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी थी? पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी उदाइन ने। उदाइन, देखो उदाइन जो है ये हर्यक वंश का था। हर्यंक वंश का ये था राजा था, और हर्यंक वंश के संस्थापक थे बिम्बिसार।
ठीक है। बिंबिसार का पुत्र हुआ अजातशत्रु और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है? किसान न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये छत्तीसगढ़ ने इसकी शुरुआत करी है। छत्तीसगढ़ के सीएम मिस्टर भूपेश बाघेल ने इसकी शुरुआत की है। अब ये देखो है क्या, तो ये स्पेशली खास करके धान की फसल के लिए ये किया गया है। इसमें क्या है कि उनका जो समर्थन मूल्य है, उनको जो घोषणा की गई है, उससे जो कम में अगर उनका सामान बेचा जाता है तो उसमें जो भी उनको नुकसान हो रहा है, वो नुकसान की भरपाई जो है वो राज्य सरकार कर देगी। ठीक है, ये याद रखेंगे आप, नुकसान की भरपाई जो है वो राज्य सरकार कर देगी। तो इसमें वही है, और इसमें इसके लिए क्या है, 5100 करोड़ की राशि जो है वो खर्च होगी। ठीक है, और फसल उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए यह योजना की शुरुआत की गई है और 21 मई 2000 से इसे शुरू किया जाएगा, यानी कि ठीक है। और 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को बढ़ते क्रम में सजाएं। यानी कि यहाँ पे गोवा, नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम है। तो इसमें क्या है कि जो सबसे कम जिसकी जनसंख्या है वो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, इस तरह करके बढ़ते क्रम में आपको करना है। तो यहाँ पर अगर हम गोवा, नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम की बात करेंगे तो सबसे कम अगर हम कहीं पर है जनसंख्या तो वो पहले नंबर पे आता है सिक्किम पहले नंबर पे आता है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है मिजोरम, फिर उसके बाद आता है गोवा, ठीक है, और फिर उसके बाद आता है नागालैंड फोर्थ नंबर पे। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 3, 4, 1, 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का उसके संपादन से मिलान सही नहीं हुआ है? तो यहाँ पे वंदे मातरम, अरविंदो घोष, न्यू इंडिया, विपिन चंद्रपाल, युगांतर, भूपेंद्र नाथ दत्त और संध्या बरिंदर घोष। तो इसमें गलत है ऑप्शन नंबर डी, संध्या बरिंदर घोष। देखिए, संध्या की स्थापना जो है ये ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने की थी। तो सही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा संध्या का वरिंदर घोष। इन्होंने ये काम नहीं किया था, ये काम किया था संध्या समाचार पत्र, ये ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा किया गया था। वंदे मातरम समाचार पत्र अरविंद घोष द्वारा निकाला गया था, ये ऊपर ही पता ही चल गया होगा आपको। अगला है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। और वॉरेन हेस्टिंग्स जो है ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स के समय ही लगाया गया था और वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही 1772 में द्वैत शासन प्रणाली भी समाप्त करी थी। बाबर का जन्म किस वर्ष हुआ था? बाबर आपको पता होगा मुगल वंश के संस्थापक थे, भारत में इन्होंने मुगल वंश की स्थापना की थी। तो बाबर का जो जन्म है यह हुआ था 1483 ईस्वी में, 1483 ईस्वी में। बाबर फरगना राज्य में उमर शेख मिर्जा के पुत्र का बेटा था। ये 1494 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के बाद ये शासक बना था। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने इब्राहिम लोदी को पराजित करके क्या किया, लोदी वंश को समाप्त कर दिया और मुगल वंश की स्थापना कर दी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया 18 मई को। 18 मई को संग्रहालय दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय, और इस वर्ष का थीम था म्यूजियम फॉर इक्वेलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। वहीं 17 तारीख को विश्व दूर संचार दिवस भी मनाया गया था। अगला है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार हैं? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जो हैं ये प्रकार हैं यांत्रिक ऊर्जा के। ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक ऊर्जा। और वहीं गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है कि गतिज ऊर्जा को अंग्रेजी में हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। उसका फॉर्मूला, उसको डिराइव करने का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। हाफ मतलब कि आधा, और m मतलब होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और
यहाँ पे v का मतलब है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। वहीं स्थितिज ऊर्जा को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला डिराइव करने को होता है mgh, जिसमें m का मतलब मास, g मतलब वैल्यू ऑफ g और h मतलब होता है हाइट। और ऊर्जा क्या होती है? एक सदिश राशि होती है। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम किस ग्राउंड में स्थित है? राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में, याद रखेंगे। चेपॉक स्टेडियम चेन्नई में है और ग्रीन पार्क जो है ये कानपुर में है, याद रखेंगे। कूड किस राज्य का लोक नृत्य है? कूड, कूड जो है ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। और इसके अतिरिक्त दमाली, रावसी, हालात, मंदजास, डंडी नाच भी जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ जाते हैं ये सब। अगला है द्रविड़ पद्धति के मंदिर में वास्तुशास्त्र का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा होता है? द्रविड़ पद्धति के मंदिर में वास्तुशास्त्र का जो प्रतिनिधित्व करता है ये कैसे पता चलता है? तो इसमें विमान की का आप देखेंगे कि विमान बना हुआ होता है इसमें, ठीक है। यही क्या है? ये द्रविड़ पद्धति में ये चीज़ आपको देखने को मिलता है। और वही पल्लव काल में द्रविड़ शैली की शुरुआत हुई थी और गोपुरम दक्षिण भारत के मंदिर को गोपुरम को दक्षिण भारत के मंदिर के प्रवेश द्वार के रूप में कहा जाता है, ठीक है, गोपुरम को। पुस्तक पोस्ट ऑफिस किसके लेखक थे? के लेखक कौन थे? पुस्तक पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन थे? तो पोस्ट ऑफिस के लेखक थे रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। और पोस्ट ऑफिस इन्होंने अन्य पुस्तकें भी लिखी थी, जो कि है पोस्ट ऑफिस, चित्रांगदा, गीतांजलि, विसर्जन, गार्डन, हंगरी स्टॉप, गोरा, चंडालिका और इत्यादि इत्यादि। अगला है शानदार दूरियों का शहर के उपनाम से जाना जाता है कौन? शानदार दूरियों का शहर, तो शानदार दूरियों के शहर के नाम से विख्यात है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी को हम शानदार दूरियों का शहर के उपनाम से जानते हैं। वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक और IMF का मुख्यालय भी है। और न्यूयॉर्क को हम गगनचुंबी इमारतों का शहर कहते हैं। और वेनिस ऑफ द वर्ल्ड है स्टॉकहोम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में रोगों में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार है? अनुवांशिक रोग कौन सा है जो एक वंश में फैलता चला जाता है? जैसे बाप को होगा, बेटे को होगा, उसके बेटे को, उसके बेटे को, उसके बेटे को, उसके बेटे को। तो ये रोग होता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया अगर रोग है तो ये चीज़ होगा। वहीं कलर ब्लाइंडनेस भी जो है ये भी एक प्रकार का क्या है? हायर की रोग होता है। वर्णांधता रोग जो है ये डॉल्टनिज्म इसको कहते हैं। डाउन सिंड्रोम ये भी एक प्रकार का, आप डाउन सिंड्रोम भी जो है ये भी एक प्रकार का रोग है। इसमें क्या है कि आपके जो नंबर ऑफ हार्मोन्स हैं वो कम हो जाते हैं शरीर में, ठीक है। मंगोलिज्म कहते हैं इसको। विटामिन ए की कमी रतौंधी की रोग करता है। और कैंसर रोग जो है अनियंत्रित कोशिकाओं की वृद्धि से होता है। और हमारा आज का आखिरी प्रश्न है कि सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? सारस जो है ये उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, यूपी, ठीक है। और यूपी का राजकीय पुष्प पलाश फूल है, याद रखेंगे आप, पलाश, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही अच्छे 30 क्वेश्चन समाप्त हुए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो आप अपना प्यार दें इस वीडियो पे और लाइक करें। और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो बस डिसलाइक मारो और आगे बढ़ो। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी एक अच्छे वीडियो, अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक ले लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।